हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नीट, केवीएस इन सभी के लिए बायोलॉजी की जो मॉडल पेपर तैयार किए हैं वो देख रहे थे। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर देख लिए हैं जिसमें हम लगभग 50-50 क्वेश्चन यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन देख लिए हैं विद थ्योरी, यानी कि साथ में उसके जो एक्सप्लेनेशन भी हैं वो भी हमने देखे हैं। तो ये हमारा मॉडल पेपर बायोलॉजी से संबंधित 3 नंबर का रहेगा और ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी है, इसके अलावा अन्य जो सोर्स हैं बायोलॉजी के, अन्य जो बुकें हैं उन सभी से मिलाकर के ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे आरपीएससी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, केवीएस इन सभी में ये पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है और कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने की संभावना है। जो क्वेश्चन होंगे वो सभी बाईलिंगुअल होंगे, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में रहेंगे। अब देखो हमारी डेली जो क्लास होती है शाम को 7 बजे होती है, लेकिन 7 बजे हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, इस कारण से मैं ये वीडियो है वो दिन में कभी भी डाल दूंगा रिकॉर्ड करके। तो वही दिन में रिकॉर्डिंग की है हमने और उसी के बाद में इस वीडियो को यहाँ पर डाला है। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें बायोलॉजी के टोटल 50+ क्वेश्चन देखने वाले हैं और इससे पहले वाले 2 पार्ट उनमें 50-50 करके 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। देखो ये लगभग 1000-2000 के समथिंग क्वेश्चन है बायोलॉजी की, हमने इस प्रकार से बनाए हैं कि जो आपकी कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए हैं। तो लगातार इस पे जुड़े रहिए। और आपका केवीएस है एंड नीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये आपकी बायोलॉजी मॉडल पेपर की जो सीरीज है। और विशेषकर अभी आपका जो बायोलॉजी का पेपर वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का 24 दिसंबर यानी कि 24 दिसंबर को है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण सीरीज साबित होने वाली है। इसके अलावा हम साथ साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, उसमें हमने जो पीछे ही पेस्ट पार्ट देखा था एम्ब्रियोलॉजी का, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो यदि आपने वो नहीं देखा तो वो भी जरूर देखिए। इससे पहले हमने टॉपिक वाइज बहुत सारे टॉपिक हमने डाल दिए हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन इज द, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र की प्रधान ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि जो मस्तिष्क के तल में पाई जाती है, तल में पाई जाती है या होती है वह है, यानी कि हमारे मस्तिष्क के तल में एक ग्रंथि पाई जाती है जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां होती है हमारी बॉडी में उन सभी पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो ये कौन सी है? फर्स्ट है अग्रस्त ग्रंथि, सेकेंड है बार्थोलिन ग्रंथि, थर्ड है पीयूष ग्रंथि और फोर्थ है आउटू ग्रंथि। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि होती है, इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखना, इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर की ओर एक ग्रंथि और पाई जाती है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, हाइपोथैलेमस, जो कि पीयूष ग्रंथि का भी नियंत्रण करती है और इस कारण से इस हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, एक्वस ह्यूमर इज सिक्रेटेड, यानी एक्वस ह्यूमर जो तरल पदार्थ होता है ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है? एक्वस ह्यूमर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका, आपके लैब असिस्टेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है कि एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन किससे होता है। ऑप्शन फर्स्ट है कोरोइड्स, सेकंड है रेटिना, थर्ड है सीलियरी बॉडी और फोर्थ है लेक्रिमल ग्लैंड्स। देखो ये सभी यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं जितने भी पार्ट हैं ये सभी आईज के पार्ट होते हैं। एक बार इनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर ह्यूमन आई की संरचना किस प्रकार से होती है। देखो यहाँ पर सबसे बाहर की ओर जो पार्ट ये वाला जो नजर आ रहा है इसे हम स्क्लेरा कहते हैं, और इस स्क्लेरा के आगे की ओर ये वाला जो पार्ट होता है जो कि पारदर्शी होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। इस कॉर्निया के अंदर की ओर ये जो द्रव भरा रहता है इसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, एक्वस ह्यूमर। एक बार और इसकी संरचना देख लेते हैं अंदर की ओर। ये आपको जो नजर आ रहा है ये वाला, ये इसे हम लेंस कहते हैं, लेंस। और इसके पीछे वाला भाग जहाँ पर आपकी इमेज बनती है उसे रेटिना कहा जाता है और पीछे की ओर यहाँ पर ऑप्टिक नर्व पाए जाते हैं और यहाँ पर होता है अंध बिंदु। देखो पीत बिंदु जो होता है वहाँ पर जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर, वो बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन ध्यान में रखिए जो अंध बिंदु होता है वहाँ पर बिल्कुल ही स्ट्रक्चर नहीं बनती है।
यहाँ पर देखो लेंस और जो रेटिना के मध्य द्रव भरा रहता है इसे हम विट्रस बॉडी या विट्रस फ्लूइड भी कह सकते हैं। लेकिन जब लेंस और कॉर्निया के बीच में ये वाला जो द्रव होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और इस लेंस को जो कंट्रोल यानी जोड़े रखने का कार्य करती है सीलियरी बॉडी, और इसी सीलियरी बॉडी के द्वारा ये एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन होता है। तो ये सीलियरी बॉडी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ द ब्लास्टुला इज फाउंड इन चिक, यानी चूजे में किस प्रकार का ब्लास्टुला पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है स्टेरियो ब्लास्टुला, सेकंड है डिस्को ब्लास्टुला, थर्ड है एम्फी ब्लास्टुला और फोर्थ है ब्लिबो ब्लास्टुला बोलते हैं इसे। देखो ये हम जो एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, जो हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमने 50+ क्वेश्चन देखे हैं। आगे वाले पार्ट में 50+ क्वेश्चन और देखने वाले, टोटल 150 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, डिस्को ब्लास्टुला। डिस्क टाइप में ब्लास्टुला बनता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल फ्यूल इज करेंटली एक्सेप्टेड एज ए इको फ्रेंडली, यानी इस प्रकार का इनमें से कौन सा ईंधन है जिसका प्रयोग हम जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसके शुद्धिकरण के लिए या उसकी फ्रेंडली यूज कर सकते हैं, इको फ्रेंडली, जिसका हमारे जो वातावरण है उसमें प्रदूषण की संभावना नगण्य होती है, बहुत ही कम होती है। ऐसा जो व्हीकल्स होते हैं उनमें फ्यूल कौन सा यूज करती हैं, डीजल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखो डीजल, पेट्रोल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये तीनों ही प्रदूषण करते हैं। लेकिन जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है सीएनजी, इसे हम इको फ्रेंडली फ्यूल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, असंगत का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट है माइक्रोपाइल, सेकंड है बिजांडकाय न्यूशिलस, थर्ड है भ्रूणपोष और फोर्थ है पोलन ग्रेन्स परागकण। अब देखो यहाँ पर माइक्रोपाइल, बिजांडकाय और भ्रूणकोष, ये तीनों ही पार्ट किसके हैं, आपके फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके पार्ट हैं। देखो भ्रूणकोष की मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखो ऊपर वाला जो पार्ट है ये कहलाता चेलाजा पार्ट या चेलाजा शिरा, नीचे वाला माइक्रोपाइलर शिरा, जहाँ से जो परागकण होते हैं वो अंकुरित होकर के इसमें से प्रवेश करते हैं। एक इसके ऊपर जो सेल्स पाई जाती है, 3 सेल्स होती है, 1, 2 और 3 होती है, जिसे एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच में ये सेंट्रल सेल हो गई, और इसकी सेंट्रल सेल्स में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। 2 न्यूक्लियस होते हैं, पोलर न्यूक्लियस होते हैं, जिसे ध्रुव केंद्रक कहते हैं, ध्रुव केंद्रक, जो कि द्विगुणित हो जाता है, ये बाद में जुड़ करके एक हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है। और इसी के साथ में देखो यहाँ पर जो आपका परागकण होता है अंकुरित होकर आता है, तो उसमें 2 गेमेट्स होते हैं, सामान्यतः 2 न्यूक्लियस होते हैं, या नर गेमेट्स जो होते हैं 2 होते हैं। एक तो क्या होता है, अंड से जुड़ जाता है, एग से जुड़ जाता है, और एक इन ध्रुव कोशिका के साथ जुड़ता है, जो फिर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण करता है। जो पोलर न्यूक्लियाई मिल करके, और जो एक जो आपका नर गेमेट्स या मेल गेमेट्स होता है वो जुड़ करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है। और इस एम्ब्रियो के अंतर्गत हम बात करें, एम्ब्रियो या भ्रूणपोष भी जिसे हम कह सकते हैं, जो कि त्रिगुणित होता है। यहाँ पर देखो ये ऊपर आपको नजर आ रही है, ये वाली ये एग सेल्स होती है, और इसके नीचे ये जो सेल्स होती है सिनरिड सेल्स कह सकते हैं, या सहायक कोशिका इसे हम कह सकते हैं। और नीचे यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं जिसे फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। तो ये होता है आपका न्यूशेलस, या इसे हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होते हैं या जो परागकण होते हैं किससे संबंधित होते हैं, आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आता है 6, सिलेजिनेला के तने में उपस्थित ट्रेवेकुली प्रदर्शित करती है। सिलेजिनेला जो होता है इसमें ट्रेवेकुली नामक तने में संरचना एक पाई जाती है, जो मुख्य रूप से किसको प्रदर्शित करती है, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, उपरोक्त दोनों स्तरों को, आंतरिक कॉर्टेक्स को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एंडोडर्मिस को प्रदर्शित करती है ट्रेविकुली सिलेजिनेला में। क्वेश्चन नंबर 7, टाइलोसिस पाए जाते हैं, तो टाइलोसिस किस में मिलते हैं, ये देखो क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, जो कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल हैं उन्हें हम टाइलोसिस कहते हैं। किस में पाए जाते हैं, पेरिड्रम में, सैकास्ट यानी सेपवुड में, पेरिड्रम, सेपवुड में, हर्टवुड यानी अंतःकास्ट, और फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स या द्वितीयक वल्कुट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्टवुड जो अंतःकास्ट होती है उसमें पाए जाते हैं आपके टाइलोसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आपका एंजाइम वाला, यहाँ से कुछ क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। व्हाट डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम।
मुख्य रूप से एंजाइम की जो मुख्य विशेषता है वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखो होलो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट, को एंजाइम और नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर एक बार एंजाइम वाले टॉपिक को हम समझ लेते हैं। एंजाइम जो होता है उसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक तो सिंपल जो एंजाइम होता है, ये तो देखो सीधे ही प्रोटीन से बने होते हैं, केवल प्रोटीन पाई जाती है सिंपल एंजाइम में। एक जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं जिसे हम होलो एंजाइम भी कह सकते हैं, होलो एंजाइम, इसमें देखो प्रोटीन पार्ट भी होता है और साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। जिसमें प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंपल एंजाइम भी कह सकते हैं। और जिसमें प्रोटीन और साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स या होलो एंजाइम कहते हैं। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। एपो एंजाइम यानी ये प्रोटीन वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, एपो एंजाइम कहलाता है। एंजाइम में, होलो एंजाइम में प्रोटीन वाला पार्ट एपो एंजाइम कहलाता है और नॉन प्रोटीन वाला पार्ट कोफैक्टर कहलाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है और एक को एंजाइम होता है। प्रोस्टेटिक ग्रुप यूजुअली स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एटम यानी बहुत छोटे और इनऑर्गेनिक अकार्बनिक अणु होते हैं और ये टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से। जो प्रोटीन वाला भाग है उससे बहुत ही मजबूती से जुड़े रहते हैं। कोएंजाइम की बात करें तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े होते हैं और लूजली जुड़े रहते हैं एपो एंजाइम से। तो एंजाइम होते हैं मुख्य रूप से जो होलो एंजाइम कह सकते हैं हम, होलो एंजाइम। इसके दो भाग होते हैं, एक तो एपो एंजाइम और एक होता है आपका कोफैक्टर। तो एपो एंजाइम ये प्रोटीन वाला भाग, कोफैक्टर होता है ये नॉन प्रोटीन वाला भाग होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि विशेषता क्या कौन सी होती, तो होलो एंजाइम हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अन एरिया बिटवीन बेस ऑफ द कोलियोपेटाइल एंड ओरिजिन ऑफ स्कूटेलम इज नोन एज, यानी कि कोलियोपेटाइल और ओरिजिन के आधार पर स्कूटेलम जो होता है जो मध्य में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। कोलियोपेटाइल और ओरिजिन के आधार पर स्कूटेलम जो होता है ये मध्य में पाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है स्यूडोकोटाइल, सेकंड है एपिकोटाइल, थर्ड है हाइपोकोटाइल और फोर्थ है मीजोकोटाइल। तो मध्य में पाया जाता तो इसे मीजोकोटाइल कहते हैं। स्कूटेलम मिलता किस में, देखो जो गेहूं वाला जो घास कुल होता है उसमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10। ट्राइसोमी इज मोस्ट कॉमन इन, ट्राइसोमी मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, पाइसम, एलो, रियो और दतूरा में मिलती है ट्राइसोमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। वेन सिनरिड्स, चलो हिंदी में देख लेते हैं। जब सहायक कोशिका एवं प्रतिमुखी कोशिकाएं भ्रूण बनाती है तब इसे क्या कहा जाता है। यानी एक तो सहायक कोशिका मैंने आपको बताया था, देखो इस प्रकार से ये जो आपका भ्रूणपोष होता है, भ्रूण सैक सॉरी एम्ब्रियो सैक जो होता है, यहाँ पर आपकी सहायक जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर सहायक कोशिकाएं होती हैं और यहाँ पर आपकी जो एग सेल्स होती हैं वो होती हैं। अब कह रहा कि जो सहायक कोशिका होती हैं ये और ये प्रतिमुखी कोशिका होती हैं ये दोनों अगर भ्रूण बनाती है तब इसे हम क्या कहते हैं, एपोस्पोरी, एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस और बहुभ्रूणता। तो इसको हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एम्ब्रियो सेक के अलग अलग टाइप दे रखे हैं, वो यहाँ पर देख लीजिए। एक तो एट्रोपस, सेकंड है एनाट्रोपस, थर्ड है एम्फीट्रोपस और फोर्थ है हेमियोट्रोपस और फिफ्थ हो जाएगा कैम्पिलियोट्रोपस और फोर्थ है सर्किनोट्रोपस। तो ये कुछ अलग अलग टाइप हैं, इनकी उदाहरण थोड़े से देख लेना आप। मुख्य रूप से ये वाला पाया जाता है एनाट्रोपस प्रकार का, तो ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 12। रेस्पिरेटरी क्यूसेंट ऑफ C39H74 और 6, यानी कि इसका श्वसन गुणांक क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है 0.75, 1.430, 2.145। तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्वसन गुणांक इसका, जो कि वसी अम्ल है। यहाँ पर देखो एक चीज ये देख लीजिए कि श्वसन गुणांक होता क्या है। श्वसन गुणांक देखो, श्वसन के अंतर्गत हमने कितनी CO2 ली है, कितनी CO2 छोड़ी है और कितनी ऑक्सीजन ली है। अब सामान्यतः हम बात करें तो 6 होती है। किसके लिए, हम ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 6/6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए इसका मान 1 होता है, ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जो अलग अलग जीव या अलग अलग जाति का और उनके वातावरण के बीच जैव संबंध पर विचार करती है और जैव संबंध का अध्ययन करती है। यानी पारिस्थितिकी इकोलॉजी की वह शाखा जिसमें अलग अलग जीव या अलग अलग जाति और उनका वातावरण के साथ जो जैव संबंध होता है उसका अध्ययन करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी, साइनो इकोलॉजी, पादप भूगोल,
फाइटो जियोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ऑटो इकोलॉजी, या इसे हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद में ये देखो क्वेश्चन नंबर आता है 13 के बाद में 14। सैंड फ्लाई किस रोग को, ये रोगाणुओं को फैलाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, दोनों क्वेश्चन मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में ही बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है दोनों, कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है, काला आजार, टाइफाइड, निंद्रा रोग और मलेरिया। सैंड फ्लाई जिसे हम हिंदी में रेत मक्खी भी कहते हैं, रेत मक्खी, और ये क्या करती है, ये काला आजार नामक रोग फैलाती है। टाइफाइड होता है ये साल्मोनेला टाइफी होता है, साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी। और जो निंद्रा रोग की बात करिए तो निंद्रा रोग होता है आपका जो जिसे हम सीसी मक्खी कहते हैं, ये इसकी वाहक होती है। सीसी मक्खी की इसकी वाहक होती है। वाहक का नाम ध्यान में रखना, यहाँ से वाहक से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। सीसी मक्खी। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से सामान्यतः होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में आता 15। एंटी कोगुलेंट इन द सेलाइवा ऑफ लीच इज नोन एज, लीच यानी कि जो जोंक होती है, जोंक, इसके सेलाइवा यानी कि लार में एंटी कोगुलेंट पदार्थ कौन सा पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कौन सा पदार्थ होता है जिसे क्या कहा जाता है लीच के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट है हिपेरिन, सेकंड है हीरोडिन, थर्ड है सिम्फेथिन और फोर्थ है सीरेटोनिन। अब देखो सीरेटोनिन तो आपकी जो बेसोफिल सेल्स, मास्ट सेल्स होती है उसके द्वारा सीक्रेट होता है। हिपेरिन होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, जो ब्लड को जमने से रोकता है वेसल्स में। हीरोडिन होता है इसका आंसर। हीरोडिन जो पदार्थ होता है ये लीच की सेलाइवा में पाया जाता है, जो एंटोकोगुलेंट पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 16। जैकोब्सन ऑर्गन इज कंसर्ड विद, यानी जैकोब्सन ऑर्गन मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं, इसका कार्य क्या होता है ऐसा मान लीजिए, और ये किसमें पाए जाते हैं, जितने सर्प होते हैं सर्पों में मिलते हैं सामान्यतः जैकोब्सन ऑर्गन। ऑप्शन फर्स्ट है स्मेल, सेकंड है ब्रोविंग, थर्ड है टच और फोर्थ है विजन। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा स्मेल, गंध को महसूस कराने का कार्य करते हैं जैकोब्सन ऑर्गन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17। यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड। यूनिट मेम्ब्रेन यानी एकल कलारूप जो है, ये प्रतिरूप जो किसके द्वारा दिया गया था, मेम्ब्रेन्स झिल्ली से संबंधित, प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित जो एकल कला प्रतिरूप है यूनिट मेम्ब्रेन, ये किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्टसन, सेकंड है डेनियली एंड डॉसन, थर्ड है पोर्टर और फोर्थ है सिंगर एंड निकोलसन। देखो ए बी और सी तीनों ही आपकी प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित जो थ्योरी दी गई थी उससे संबंधित हैं। पोर्टर ने तो या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी खोज की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा रॉबर्टसन। लेकिन सबसे मान्य जो होता है वो सिंगर निकोलसन का होता है, जो 1972 में दिया गया था, और इन्होंने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोजेक मॉडल, और कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। बार बॉडी इज फॉर्मड, बार बॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है एक्टिव यानी कि सक्रिय एक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा इन बॉयज, बॉयज में तो नहीं होता, ये ध्यान में रख लीजिए। इन एक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स इन गर्ल्स, 2 एक्टिव ऑटोसोम्स इन बॉयज, बॉयज का तो नाम ही काट दीजिए यहाँ पर, 1 एक्टिव ऑटोसोम्स इन गर्ल्स। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी इन एक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स इन गर्ल्स, गर्ल्स में जो सक्रिय असक्रिय जो क्रोमोसोम्स होता है एक्स क्रोमोसोम, उसके द्वारा बार बॉडी का निर्माण होता है। देखो बार बॉडी की संख्या किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि एक हमने यहाँ पर देखा, ये इस प्रकार से उपस्थित है। तो जो एक्स है, एक्स की जितनी संख्या है उनमें से हम एक को माइनस कर देते हैं और जो आएगा वो बार बॉडी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स 3 दे रखी है, 3 माइनस 1 बराबर 2, 2 बार बॉडी हो जाएगी यहाँ पर। 18 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 19। फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला कोशिकाएं होती है, ज्वाला कोशिकाएं किससे संबंधित होती है, मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है। तो मैं बता दें जितने भी चपटे कर्मी है प्लेटेहेल्मिन्थेज, प्लेटेहेल्मिन्थेज में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेटरी, सेंसरी यानी संवेदी और फोर्थ है इन्फ्लामेटरी।
तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये उत्सर्जन से संबंधित होती है, एक्सक्रेटरी मुख्य रूप से कार्य करती है एक्सक्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 20, रैथ के पोचेज इज रिलेटेड टू, रैथ के पोस्ट जो होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट पीयूष ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि और मूत्राशय। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साइटोक्रोम्स आर, साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? देखो साइटोक्रोम तो वैसे तो हमें पता है कि ये एंजाइम होते हैं, तो ये किस प्रकार के एंजाइम होते हैं? राइबोफ्लेविन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, पिरिमिडिन्स न्यूक्लियोटाइड, आयरन पोरफायरिन प्रोटीन्स, मेटल कंटेनिंग फ्लेवो प्रोटीन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरन पोरफायरिन प्रोटीन्स है, इसे हम साइटोक्रोम्स को कहते हैं। या हमारे ETS जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें कार्य करती है। और क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटिंग गैसेज इज इमिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम रिफाइनरीज और पल्प मिल्स? रिफाइनरी और जो पल्प मिल्स होती हैं बहुत सारे जो कारखाने होते हैं, तो इनमें मुख्य रूप से हम बात करें तो कारखानों से और रिफाइनरी जो फैक्ट्रियां हैं, इनमें से कौन सी गैस जो एयर पोल्यूटिंग कौन सी गैस है वो रिलीज होती है? तो यहाँ पर हम बात करें CO2, SO2, H2S और NO2, तो ऑप्शन बी हो जाएगा SO2, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये रिलीज होती है इनसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विषाणु यानी वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में किसने प्राप्त किया था? विषाणु को क्रिस्टल के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट है लुई पास्चर, सेकंड है DJ इवानोस्की, थर्ड है एस लूरिया। देखो इसने तो खोज की थी, इसकी ध्यान में रखना, DJ इवानोस्की ने, MS लूरिया, और फोर्थ है WM स्टेनले। तो WM स्टेनले इसका आंसर हो जाएगा। WM स्टेनले ने क्या किया था? वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 24, सूक्ष्म जीवी के हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र में, हैप्लॉन्टिक यानी कि अगुणित, सूक्ष्म जीवों के अगुणित जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस किस में होता है? ऑप्शन फर्स्ट है जाइगोट में, स्पोरेंजिया में, ऊगोनिया में, कार्पोगोनिया में। अब देखो जो जाइगोट होता है वो द्विगुणित होता है और इसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किसका तना पर्ण संधि और पर्ण में विभेदित होता है? पर्ण संधि इंटरनोड और इंटरनोड एंड जो नोड्स हैं इनमें विभेदित होता है, मुख्य रूप से हम बात करें तो किसका हो जाएगा? लाइकोपोडियम सिलेजिनेला, इक्विसिटम कोई नहीं, तो इक्विसिटम हो जाएगा इसका आंसर, जिसमें पर्ण संधि यानी इंटरनोड और नोड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेना और आपको पता भी चल जाएगा कि ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े से मैंने टफ टाइप के लिए हैं और कुछ बहुत ही देखो इजी तो नहीं है, एकदम से इजी तो नहीं है, जो बायोलॉजी पढ़ चुके हैं उनके लिए इजी हैं, जो नहीं है उनके लिए इजी नहीं है। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। प्योर NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ऐसा आप विश्वास रखिए, और इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 26, निम्नलिखित में से किसी एक कुल में एक कोष्ठकीय ऊर्ध्व अंडाशय पाया जाता है? देखो जो अंडाशय वाला पोर्शन है, ऊर्ध्ववर्ती अधोवर्ती, ये मैंने आपको पहले बता दिया है प्लांट मोर्फोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें हमने पुष्पों का निवेशन किस प्रकार से होता है, जिसमें एपिगाइनस इस प्रकार से कई प्रकार के पुष्पों के जो वेनेशन है, जो स्थिति है वो हमने देखी थी, तो उसमें अच्छे से समझाया था आपको मैंने। निम्नलिखित में से किसी एक कुल में एक कोष्ठीय ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है? ऑप्शन फर्स्ट एस्टेरेसी, पेपेरेवसी, सोलेनेसी, कुकरबिटेसी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पेपेरेवसी में पाया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26, ऐसी विभज्योतिकी कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनमें लाक्षणिक रूप से पतली सेल वॉल, पतली भित्ति होती है, वृहद रिक्तिका, बड़ी वैक्यूल्स, बड़ी रिक्तिका होती है, ऊर्ध्व विभाजन होता है, तो इस प्रकार की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? जिनमें पतली भित्ति होती है, वृहद रिक्तिका होती है, ऊर्ध्ववर्ती विभाजन होता है। फ्यूजिफोरम इनिशियल्स यानी तरकु आकार आदिम कोशिकाएं, रे इनिशियल्स यानी कि आदि कोशिकाएं, थर्ड है रूट अपेक्स मूल शीर्ष आदि कोशिकाएं, और सूट अपेक्स प्रोह शीर्ष आदि कोशिकाएं या आदिम कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। फ्यूजिफोरम इनिशियल्स या तरकु आकार आदि कोशिकाएं जो होती हैं उनमें पतली भित्ति, वृहद रिक्तिका और ऊर्ध्व विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन इवोल्यूशन के लिए, विकास के लिए मुख्य रूप से हम बात करें तो इनमें से कौन सा है जो महत्वपूर्ण है विकास के लिए? म्यूटेशन से नई जाति का निर्माण होता है, उद्विकास होता है, इससे भी रिकॉम्बिनेशन से नए नए जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है, उनका जोड़ा बनता है, तो उससे भी क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। आइसोलेशन से भी इवोल्यूशन होता है।
तो ये तीनों ही क्या है, महत्वपूर्ण है इवोल्यूशन के लिए, उद्विकास के लिए। 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो प्लांट हार्मोन वाला जो टॉपिक है यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर होते हैं। तो पादप हार्मोन से संबंधित सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का आपको मिलान करना है। एक तरफ दे रखा ऑक्सिन शीर्ष प्रमुखता, जिब्रेलिन कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन, एपिकल डोरमेंसी है, इंग्लिश में भी बोल देता हूँ साथ में, साइटोकाइनेसिस फ्रूट ओपनिंग यानी फलों का पकना, और इथाइलिन इंटरनोडल इलोंगेशन या इथाइलिन पर्ण विवर्धन। अब देखो ऑक्सिन है ये शीर्ष प्रमुखता एपिकल डोरमेंसी करता है, तो यानी कि इसमें 1 हो जाएगा फर्स्ट में। जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन करता है विवर्धन, पर्ण विवर्धन, इंटरनोड इलोंगेशन करता है, तो 4 हो जाएगा इसमें। जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है, पर्ण विवर्धन या इंटरनोड का इलोंगेशन, आवर्धन करता है इसका। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, तो ये कोशिका विभाजन सेल डिवीजन 2 में है, तो 2 हो जाएगा। और इथाइलिन फलों को पकाने के लिए आवश्यक होता है, तो इसमें आपका 3 हो जाएगा। तो 1 4 2 3 किसमें है, 1 4 2 3, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 विश्व स्तर पर संकटापन पक्षी प्रजाति है, इनमें से कौन सी है जो संकटापन पक्षी प्रजाति विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर? पिकॉक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि ये गोडाउन को कहते हैं। गोडाउन जो हमारा राज्य पक्षी है राजस्थान का, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है। जंगल क्रो यानी जंगली कौवा, पेट्रीज यानी कि तितर, ये क्या होते हैं? मुख्य रूप से बात करें इन मोर को छोड़कर ये तीनों ही आपके बहुत ही संकट की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है ये संकटापन पक्षी प्रजाति है विश्व स्तर पर। 31 हरिगोविंद खुराना को जाना जाता है, हरिगोविंद खुराना को किसके लिए जाना जाता है? देखो वैसे तो हमें पता है कृत्रिम रूप से इन्होंने जीन का संश्लेषण किया था। ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए संरचना की खोज के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, डीएनए लाइगेज प्रकीर्णन यानी एंजाइम की खोज के लिए, और टीआरएनए की खोज के लिए। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए इन्हें जाना जाता है। 32 किस नली तंत्र में स्पोंजोसील कीप कोशिका कोइनोसाइट्स से संबंधित होती है? कौन सा नली तंत्र है, केनाल सिस्टम है, जिसमें स्पोंजोसील जो गुहा होती है ये कीप कोशिका या कीपक कोशिका या फिर इसे हम कोइनोसाइट भी कहते हैं, इससे संबंधित होती है। तो ये स्पंजोसील और कीपक कोशिका ये आपके किस वाले ग्रुप में मिलते हैं? स्पंज में मिलते हैं, पोरीफेरा में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ तंत्र के नाम दे रखे हैं, एस्कोनोइड, साइकोनोइड, ल्यूकोनोइड, साइकोनोइड एंड ल्यूकोनोइड। तो ये जो स्पंजोसील गुहा है इसके साथ में कोइनोसाइट है वो किस में मिलती है? एस्कोनोइड प्रकार का जो नाल तंत्र होता है उसमें देखने को मिलती है, केनाल सिस्टम में देखने को मिलती है। 33 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीम ग्रुप एंड आयरन आर मिसिंग, यानी इनमें से कौन सा शोषण वर्णक है जिसमें हीम ग्रुप व आयरन Fe हीम ग्रुप व आयरन नहीं पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा शोषण वर्णक है जिसमें हीम ग्रुप और आयरन नहीं पाया जाता है? हीमोसाइनिन, हीमोइरिथ्रिन, क्लोरोक्रोनिन, हिंदी में लिख देता हूँ, क्लोरोक्रोनिन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में तो आयरन होता है, हमें पता है, हीम ग्रुप और आयरन होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। हीमोसाइनिन में आपको कॉपर देखने को मिलता है, C+2 कॉपर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34 विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग लैक्स ए यूराइनरी ब्लैडर्स, इनमें से कौन सा है जिसमें यूराइनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है? यूराइनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय नहीं पाया जाता है। कौन सा प्राणी है जिसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता? रेबिट, फ्रॉग, यूरोमेस्टिस और पाइजन। देखो जो पिजन होता है जिसे हम कबूतर कहते हैं, मुख्य रूप से कबूतर हिंदी में, तो इसमें क्या होता है आपका जो यूराइनरी ब्लैडर होता है मूत्राशय नहीं पाया जाता है। 35 वन ऑफ द फॉलोइंग विच सेल्स ऑर्गेनल्स एक्सिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि बहुरूपता, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें बहुरूपता देखने को मिलती है? ऑप्शन फर्स्ट है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। अब देखो जो लाइसोसोम जब हम पढ़ते हैं, लाइसोसोम ये अलग अलग प्रकार, लाइसोसोम जब हम पढ़ते हैं ये अलग अलग प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर रेसिडुअल, और ये अलग अलग प्रकार के लाइसोसोम के प्रकार हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है।
36 यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो जाए, कोई भी क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष है, उसमें कोई भी जाति है अलग अलग प्रकार की, उनकी आबादी कम हो जाए तो किसकी तीव्रता अधिक हो जाएगी? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी आनुवंशिक अपवाहन, प्रसंस्करण, हाइब्रिडाइजेशन, माइग्रेशन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो जाए तो उसके किसकी तीव्रता बढ़ जाएगी? तो आनुवंशिक अपवाहन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। 37 विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कौन सी क्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का हमें पता है ये तो कोशिका द्रव्य में होती है, तो पहला तो वैसे ही गलत कर देते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो लीवर के द्वारा होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, इसे हम TCA भी कहते हैं, TCA, या क्रेब्स चक्र भी इसे हम कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। और हिस्टोलाइसिस ऑफ टिश्यू ये भी नहीं होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या TCA चक्र या क्रेब्स चक्र जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जिसमें ATP का फॉर्मेशन होता है। टोटल ATP जो श्वसन में 38 ATP बनते हैं, लेकिन क्रेब्स चक्र में टोटल जो ATP बनते हैं वो 30 बनते हैं, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसके फलस्वरूप 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। एक पायरुविक एसिड से 15 ATP बनते हैं लिंक रिएक्शन को मिला करके, जबकि 2 पायरुविक एसिड से कितने हो जाएंगे? 30 ATP हो जाएंगे। जब ग्लाइकोलाइसिस में मिलाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को मिला करके टोटल 38 ATP हो जाते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, वरक नलिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है? जो किडनी ट्यूबुल्स होती है, वरक नलिकाएं जो होती हैं, इनकी उत्पत्ति किससे होती है? ओरिजिन किससे होता है? एक्टोड्रम से, मेसोड्रम से, एंडोड्रम, अंतःस्थोचा, और नन ऑफ दीज। तो किडनी कहाँ पाई जाती है? हमारी मध्य में उपस्थित होती है पीछे की ओर, और ये होती है एंडोड्रम से, अंतःस्थोचा से इसकी उत्पत्ति होती है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द सेकेंड मैसेंजर इन एक्शन ऑफ मेनी हार्मोन्स, यानी कई हार्मोन्स जब क्रिया करते हैं तो उस समय उसकी क्रिया विधि में सेकंड द्वितीय मैसेंजर का कार्य, संदेश वाहक का कार्य कौन करता है? इनमें से AMP, सेकंड है DAMP, थर्ड है ATP, और फोर्थ है साइक्लिक AMP। तो यही हो जाएगा चक्रीय एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक AMP। क्वेश्चन नंबर 40, इटाई रोग किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुका है। इटाई रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है मरकरी के पोल्यूशन से, सेकंड है PB लेड पोल्यूशन से, थर्ड है CD कैडमियम के पोल्यूशन से, और थर्ड है सेलियम के पोल्यूशन से। तो यहाँ पर जो इटाई रोग है ये होता है आपका कैडमियम के पोल्यूशन से होता है। मरकरी से कौन सा रोग होता है? तो मरकरी से होता है मिनीमाटा जो रोग होता है ये मरकरी से होता है, पारा जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है ना, 49, 41। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू द ग्रुप, यानी कि मेथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं, मेथेन उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं, तो ये किस ग्रुप में रखे गए हैं? ऑप्शन फर्स्ट आर्की बैक्टीरिया यानी आदिम प्रकार के जीवाणु, सेकंड साइनो बैक्टीरिया, थर्ड है यू बैक्टीरिया, और फोर्थ है राइजो बैक्टीरिया। तो मेथेनोजेन्स जो बैक्टीरिया होते हैं ये अधिक टेम्परेचर पर पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से जो काऊ होते हैं उनके डग यानी कि उनके गोबर में पाए जाते हैं, और ये गोबर गैस में भी काम में लिए जाते हैं। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया CH4 मेथेन उत्पन्न करते हैं ये, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया में इन्हें रखा गया है। 42 बहुपक्षमाभी जुगोनीडियम, पक्षमाभी मल्टीसिलेटेड जुगोनीडियम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है यूलोथ्रिक्स, जिग्निमा, उडोगोनियम, कारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कारा जिग्निमा में देखने को मिलता है ये जुगनोडियम। 43 यदि किसी स्तंभ पर विद्यमान सभी वातरंध्र अवरुद्ध हो जाए, कोई भी स्तंभ है उसके ऊपर जो वातरंध्र होते हैं ये बंद हो जाए, तो सबसे पहले कौन सी सेल या कौन सा भाग पादप का मर्त होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकली इस प्रकार के क्वेश्चन है वो नीट में पूछे जाते हैं। तो अब आपकी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जा सकते हैं, KVS में भी पूछे जा सकते हैं। यदि किसी स्तंभ पर वातरंध्र उपस्थित हैं और सभी वातरंध्र की क्या हो जाए? डेथ हो जाए या अवरुद्ध हो जाए, तो प्रथमतः कौन सा भाग डेड होगा? जड़े, पतिया, प्रोशीर्ष, प्रोक्त सभी। देखो इसमें सीक्वेंस के अनुसार बात करें तो सबसे पहले जो सूट टिप्स होता है, प्रोशीर्ष जो होता है ये मरेगा पहले, सबसे पहले।
43 के बाद में 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से चार ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों मिलाए गए हैं, कौन सा जोड़ा है जो गलत है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑक्सिन कोल्यूपटाइल कर्वेचर, सेकंड है एब्सिसिक एसिड इंटरनोड इलेंगेशन, थर्ड है साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन, थर्ड हो जाएगा इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग। तो यहाँ पर देखो ऑक्सिन जो होता है ये कोल्यूपटाइल कर्वेचर वक्रण के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है पादपों में, तो ये सही है। एब्सिसिक एसिड इंटरनोड एलोंगेशन ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि एब्सिसिक एसिड होता है ये तो क्या करता है, पादप की वृद्धि को रोकता है, पादप की वृद्धि को रोकता है, यानी इन हार्मोन्स के उल्टा कार्य करता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन ये सही है। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग यानी कि फलों का पकना, फलों का पकना ये भी सही है आपका, फलों का पकना ये भी सही है। तो यहां पर ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें दो वर्णक तंत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र सिद्धांत यानी टू पिगमेंट सिस्टम है, ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट है हिल इमर्सन, सेकंड है इमर्सन, थर्ड है ब्लैकमैन द्वारा, फोर्थ है एच स्लैक द्वारा। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। इमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण में जो टू वर्णक सिस्टम है यानी कि टू पिगमेंट सिस्टम है वो दिया था। देखो इसमें अलग अलग होता है। फर्स्ट वाले में जो सामान्यतः हम बात करें तो 700 जो अभिक्रिया केंद्र होता है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड वाला में 680 होता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आगे आने वाली जो सीरीज रहेगी क्वेश्चन रहेगी उनमें मैं डिटेल से लेकर के आऊँगा। ब्लैकमैन ने सीमाकारी सिद्धांत दिया था, हेस्लेक ने जो C4 साइकिल है वो बताया था। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करना है आपको और इनमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं और कौन से युग्म गलत हैं, कौन सा सुमेलित है। पेट्रोलियम रिफाइनरी, हाइड्रोजन सल्फाइड, पेंट एंड पिगमेंट, नाइट्रोवेंजिन एंड एनिलीन, थर्ड है टेनरी यानी चमड़े का कारखाना, क्लोरीन एल्डिहाइड, सभी सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 2 3 एंड 4 3 तीन ही है। 47 की हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित रसायन में कौन डीएनए में अंतर्निवेशक इंटरकेलेटिंग का कार्य करता, अंतर्निवेशन का कार्य करता। नाइट्रोसोग्वानिडिन, पेनिसिलिन, एक्रीफ्लेविन, रिम्फेफिसिन। तो सी हो जाएगा एक्रीफ्लेविन। 47 के बाद में 47 है ना, 48 आ जाएगा। ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया क्या है, एक स्पंज है, पोरिफेरा वर्ग का सदस्य है ये। ल्यूकोसोलेनिया की देह भित्ति जो बॉडी वॉल होती है उसमें उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती है। देखो मुख्य रूप से जो स्पंज होता है उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है, तो इन कोशिकाओं के नाम यहाँ पर देखने हैं और इनमें कौन सा है जो सभी कोशिकाएं वो आपके ल्यूकोसोलेनिया की बॉडी वॉल में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, कोइनोसाइट, अमीबोसाइट। सेकंड है पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट, अमीबोसाइट, नेफ्रोसाइट। नेफ्रोसाइट नहीं होती इसमें, नेफ्रोसाइट इसमें भी दे रखा, नेफ्रोसाइट इसमें भी, मतलब तीनों ही गलत हो गए। वैसे ही तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट यानी पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, कोइनोसाइट, अमीबोसाइट ये सभी क्या है आपके ल्यूकोसोलेनिया की देह भित्ति में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, शहद की मक्खी में वेगल नृत्य का अर्थ क्या होता है। वेगल नृत्य मुख्य मधुमक्खियां करती हैं जो हनी बीज होती हैं वो। तो शहद जो मक्खी होती है उनमें वेगल नृत्य का अर्थ क्या होता है, क्या तात्पर्य होता है, क्यों करती हैं ये। प्रजनन के लिए, संदेश पहुंचाने का कार्य करने के लिए, भोजन पदार्थ की स्रोत की ओर जाना, और फोर्थ हो जाएगा विदेशी तत्वों को मारना। देखो जब हनी बी को भोजन मिल जाता है तो उस भोजन की ओर जाने के लिए या उस भोजन के स्रोत की ओर जाने के लिए ये वेगल नृत्य करती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है टोर्नेरिया लार्वा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है। लार्वा से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। लार्वा टोर्नेरिया इज द लार्वा ऑफ, टोर्नेरिया किसका लार्वा है, किसका लार्वा, टोर्नेरिया स्टारफिश का,
बेलेनोग्लेसिस का, कटलफिश का, होलोथुरिया का। तो बेलेनोग्लेसिस का हो जाएगा टोर्नेलिया लार्वा। 51 नंबर का क्वेश्चन है, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स होते हैं। तो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्या होते हैं? मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा कि ये किसमें पाए जाते हैं। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोसोम। तो ऑप्शन में ये हो जाएगा लाइसोसोम है, इनके बने होते हैं ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 52, मिलर सिंथेसाइज्ड सिंपल एमिनो एसिड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स इन एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि मिलर जो वैज्ञानिक था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो सिंपल कुछ पदार्थ लिए थे, कुछ मिक्सचर लिया था, उस मिक्सचर से एमिनो एसिड का निर्माण किया था। तो वो मिक्सचर यानी वो पदार्थ कौन कौन से हैं इनमें से? फर्स्ट है H2O2 N2 1 2 3 1 2 1 अनुपात में, साथ में वाटर वेपर। सेकंड है CH4 NH3 H2 2 1 2 एंड वाटर वेपर, H2O3 N2 2 1 2 एंड वाटर वेपर, और CH4 NH3 H2 1 2 1 एंड वाटर वेपर। देखो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। CH4 मेथेन, एमोनिया, NH3 और हाइड्रोजन गैस, इनका अनुपात भी ध्यान में रखना 2 1 2, और साथ में वाटर वेपर ली थी। तो ये सी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन ये क्या करता है, किस पदार्थ की सांद्रता को बनाए रखता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन ये कौन से पदार्थ हैं जिनकी सांद्रता को बनाए रखता है? ऑप्शन फर्स्ट है खनिज पदार्थ, सेकंड है जल, थर्ड है बोथ खनिज पदार्थ एंड जल, और फोर्थ हो जाएगा किण्वन को। देखो ये दोनों भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी में दोनों ही दे रखे हैं। खनिज पदार्थ और जल की जो सांद्रता है उसको कायम रखने का कार्य करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। 54 नंबर का क्वेश्चन है, वेक्स ग्लैंड यानी कि मोम ग्रंथियां आर प्रेजेंट इन वर्कर बीज, जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है तो उसमें मोम ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती है? हिंड लेग, हाइंड लेग, abdominal sternite, abdominal ट्रगाइट और मैंडेबल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एब्डोमिनल पे पाए जाते हैं, स्टर्नाइट के ऊपर। एब्डोमिनल जो पेट होता है, उदर होता है, उस उदर पर ये देखने को मिलती है मोम ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा कार्सिजोनिक है? कार्सिजोनिक यानी कि कैंसर उत्पन्न करने वाला कौन सा है इनमें से? एक्सरे, H1O2, वायरस और स्टार्च। देखो ये भी और ये भी, ये तीनों ही कैंसर उत्पन्न करने वाले हैं, लेकिन डी जो स्टार्च होता है ये तो आपकी पादप का मुख्य संचित भोजन होता है। 56 का क्वेश्चन है, न्यूक्लियल एंड ग्लोब्यूल आर फाउंड इन। न्यूक्लियल और ग्लोब्यूल जो ये क्या होते हैं? ये जनन अंग होते हैं। ये कोन के रूप में, शंकु के रूप में पाए जाते हैं। तो ये इनमें से किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है फाइकस में, सेकंड है उडोगोनियम में, थर्ड है ओसिलेटेरिया में, और फोर्थ है कारा में। तो ये सभी जो उदाहरण दे रखे हैं आपके सवाल की उदाहरण है, तो इनमें से किस में न्यूक्लियर और ग्लोब्यूल पाए जाते हैं? तो कारा में देखने को मिलते हैं, जो कि ग्रीन एल्गी है। 57, पाइनस के एक फीमेल शंकु से कितने फल उत्पन्न होते हैं? पाइनस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको करना है, माइंड यूज करना है। पाइनस के एक फीमेल शंकु से कितने फल उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है असंख्य, सेकंड है मात्र 2, थर्ड है 1 और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, यानी एक भी फल नहीं बनता। अब देखो पाइनस, साइकस, ये सभी क्या है? आपके जिम्नोस्पर्म की उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म। और ये क्वेश्चन मैं पहले ही भी करवा चुका हूँ कि जिम्नोस्पर्म में अंडाशय नहीं पाया जाता है, और अंडाशय नहीं पाया जाता तो फल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि निषेचन के बाद अंडाशय से तो फल बनता है, तो इसमें एक भी फल नहीं बनता है। 57 के बाद में 58, बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिक दूसरे सिरे पर होता है, तो ये कहलाता है अंड द्वार। यानी कि ये इस प्रकार से होता है, देखो अंड द्वार यहाँ पर होते हैं आपका चेलेजा वाला भाग, निभाग वाला भाग, और यहाँ पर होता है आपका जो अंड द्वार है। इस प्रकार की जो स्थिति बनती है, एक सिरे पर अंड द्वार बीजांड के और एक सिरे पर निभाग या नाभिक दूसरे सिरे पर होता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये ऑर्थोट्रोपस कहलाता है, ऑर्थोट्रोपस। क्वेश्चन नंबर 59, पर्णों की मीजोफिल कोशिकाओं से प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने की विधि में मेनिटोल युक्त एंजाइम मिश्रण होते हैं। यानी कि पत्तियां हैं उनसे मीजोफिल कोशिकाओं से प्रोटोप्लास्ट अलग करना है, उस विधि में हम मेनिटोल युक्त एंजाइम काम में लेते हैं, मेनिटोल युक्त एंजाइम का मिश्रण काम में लेते हैं। वो मिश्रण कौन सा है?
सेलुलोज हेमिसेलुलोज का, हेमिसेलुलोज मेसेरोजाइम का, हेमिसेलुलोज पेक्टिन का, और सेलुलोज और मेसेरोजाइम का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सेलुलोज और मेसेरोजाइम का। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा खनिज रक्षक कोशिकाओं में जल विभव का नियंत्रण करता है? इनमें से कौन सा खनिज है जो रक्षक गार्ड सेल्स होती हैं जो स्टोमेटा में रंध्र में पाए जाती है, तो जल विभव का नियंत्रण इनमें से कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयन। इसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, रेफाइड्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कैल्शियम फॉस्फेट, सेकंड है कैल्शियम ऑक्सीलेट, थर्ड है कैल्शियम पैक्टेट, और फोर्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड से बने जो क्रिस्टल होते हैं वो रेफाइड्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने 61 क्वेश्चन देखे हैं, साथ में कुछ थ्योरी भी देखी, यानी ऑप्शंस को भी हमने डिस्कस किया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। देखो इस प्रकार की ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है जो आपके अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम है, केवीएस है, नीट है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी में पूछे जा चुके हैं। और एनसीईआरटी की बुकों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज आपके लिए साबित होने वाली है और ये लगातार कब तक जारी रहेगी? देखो सेकंड ग्रेड का हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड की नई विज्ञप्ति आने वाली है, नई वैकेंसी आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भी नई विज्ञप्ति आएगी, फिर केवीएस, पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं वो भी आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।